जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। तो एक बार फिर से हम हाजिर हो चुके हैं आप लोगों के लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल का सुपर मॉक टेस्ट लेकर। दोस्तों, आपको बता दें, इस मॉक टेस्ट में हम आपको जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश और करेंट अफेयर्स का क्वेश्चंस कराएंगे, जैसा कि आप लोगों का सिलेबस में दिया गया है। तो आपको बता दें, आप लोग हमारे साथ रोज़ रात 7:30 बजे अवश्य जुड़ें और इस लाइव टेस्ट का जो है आनंद लें। और जो भी प्रश्न का आंसर आप लोग पहले से जानते होंगे, लाइव चैट बॉक्स में आंसर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 7:30 बजे ये लाइव क्लास। दोस्तों, प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? देखिए, प्रश्न में दम है। अगर मैं आपसे पूछता कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरता है, तो आप आंसर तुरंत कर लेते 8। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है कि कौन सा राज्य से नहीं गुजरता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कहने का मतलब क्वेश्चन जो है आपसे डीप लेवल का पूछा जा रहा है। कभी कभी डीप लेवल का आसान क्वेश्चन में जो है निकाल लेता है। डीप क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आपको वो सभी राज्य का नाम जानना होगा जहाँ से कर्क रेखा इंडिया में गुजरती है। तो ये है अपना इंडिया का यानी कि प्यारा सा देश हिंदुस्तान। और यहाँ पे ये जो लाइन देख रहे हैं, यही है आपका कर्क रेखा से गुजरने वाला राज्य। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, ये है गुजरात। उसके बाद थोड़ा सा यह इलाका है राजस्थान का, यहाँ से भी कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, फिर आपका चला जाता है छत्तीसगढ़, फिर जाता है झारखंड। उसके बाद यहाँ पे आपका बंगाल में चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे बांग्लादेश है, जो कि हमें वहाँ पे काउंट नहीं करना है क्योंकि इंडियन स्टेट पूछा है। उसके बाद यहाँ पर जाइएगा तो आपका त्रिपुरा होगा ये। उसके बाद जो है अंत में आपका मिजोरम में जो है खत्म होती है। तो कुल मिलाकर इंडिया में 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। तो जो मैंने आपको बताया, या फिर इस लिस्ट को देखिए और देखिए कि इस लिस्ट में से कौन सा नाम नहीं है। तो मिजोरम से गुजरता है, गुजरात से गुजरता है, त्रिपुरा से गुजरता है। लेकिन महाराष्ट्र में भी ऑप्शन में दे दिया गया है, जो कि गलत है। महाराष्ट्र से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, इसलिए ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर सही जवाब है, महाराष्ट्र। तो देखिए, एक जरूरी सूचना आपको बता दे। सबसे पहले एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ ये कर्क रेखा को याद रखने के लिए। ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झाड़। क्या है? मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर गमछा झाड़। तो कैसे याद होगा? मी से हो जाएगा आपका मिजोरम, त्र से हो जाएगा आपका त्रिपुरा, प से हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, र से हो जाएगा आपका राजस्थान, ग से हो जाएगा गुजरात। उसके बाद झा से हो जाएगा आपका झारखंड, और झारखंड यहाँ पे हो गया। उसके बाद जो है टोटल आपका हो गया 3 3 6 2 8। और यहाँ पे एक छोटा है म गमछा में, ये मैं सब आपको जो है मध्य प्रदेश को याद रखना है। देखिए, मित्र पर गमछा झाड़, इसको बैठाइएगा ना तो ये आपका 8 राज्य आ जाएगा। वैसे लिस्ट देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी के सभी सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हीराकुंड परियोजना। ठीक है, क्या है हीराकुंड परियोजना? ये किस नदी पर स्थित है? फटाफट बताइए, हीराकुंड परियोजना किस नदी की बात हो रही है? अगर मैं आपसे पूछता कि हीराकुंड किस राज्य में है, तो आप लोग आंसर तुरंत कर देते उड़ीसा। लेकिन क्या प्रश्न में है कि उड़ीसा में ही है हीराकुंड बांध, ठीक है, परियोजना। ये किस नदी पर है? तो आंसर जो होगा आपका महानदी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। तो देखिए, हीराकुंड परियोजना यानी कि बांध जो है आपका उड़ीसा राज्य में महानदी पर है। और यहीं पे महानदी पर ही छत्तीसगढ़ राज्य में दुधवा बांध है। तो एक प्रश्न ये भी पूछेगा कि दुधवा बांध जो कि महानदी पर है, ये किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। और ये दो अक्सर पूछा जाता है क्योंकि ये दोनों जो है श्रीशैलम बांध और नागार्जुन सागर बांध जो है 2 राज्यों के सीमा पर है। जैसे कि श्रीशैलम बांध कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर, कृष्णा नदी पर है। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है? तो यह है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर।
ये भी है आपका कृष्णा नदी पर, तो ये आप ध्यान रखिए। और हीराकुंड जो है आपका क्या हो गया, महानदी पर है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर जितने लोग बताए हैं बिल्कुल सही गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये है आपका हिंदी का प्रश्न। प्रश्न क्या है, यौवन। यौवन शब्द जो है किस संज्ञा का उदाहरण है, बताइए फटाफट। यौवन शब्द जो है किस संज्ञा का उदाहरण है, तो यहाँ पर आंसर जो होगा आपका भाववाचक संज्ञा। क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। तो देखिए भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा ये सब का बोध कराती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि क्रोध मतलब गुस्सा, मिठास, यौवन ये सब जो है भाव बताता है। तो ये हो गया आपका भाववाचक संज्ञा, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंग्लिश में कहते हैं भाववाचक को। चलिए अगला प्रश्न देखिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य क्या था। चलिए इन सभी ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कि कंज्यूमर ये जो है प्रोटेक्ट एक्ट है, ठीक है। ये जो है आपका 1986 का जो है किससे संबंध है, मतलब इसका उद्देश्य क्या था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, शिकायतों पर कार्रवाई के लिए तंत्र प्रदान करना, ये भी इनका उद्देश्य में से एक है। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, ये भी सही है। उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी और अन्याय से बचाना, तो ये भी आपका सही है। कहने का मतलब उपरोक्त यहाँ पर सभी होगा सही जवाब, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य, ये सभी के सभी यहाँ पर सही जवाब है। तो देखिए एक प्रश्न ऐसे भी पूछ लेगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है कब लाया गया था, वर्ष 1986 में। चलिए आगे चलें। कौन सा रेल स्टेशन है, यानी कि रेलवे स्टेशन की बात हो रही है, उस रेलवे स्टेशन का नाम बताइए जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से किस रेलवे को पहले जाना जाता था, यानी कि किस रेलवे स्टेशन को। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस है एक, दूसरा है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। तो कुछ लोग यहाँ पर आंसर कर रहे हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस, अक्सर लोग कर देते हैं, जो कि गलत जवाब है। विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से पहले जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को जो है विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। और 1996 में, ठीक है, 1996 में जो है मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी के सम्मान में जो है इस स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया गया है। तो यहाँ पे एक प्रश्न और क्या बन गया, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं, छत्रपति शिवाजी। क्या है, छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक है। चलिए आगे चले। डंपिंग शब्द का क्या अर्थ है, डंपिंग शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए डंपिंग शब्द का मतलब है सीमांत लागत से कम कीमत पर किसी वस्तु की विदेशी बाजार में बिक्री। कहने का मतलब डंपिंग का मतलब ये हुआ कि विदेशी बाजार में सीमांत लागत मतलब क्या, मार्जिनल कॉस्ट, मतलब प्रॉफिट के साथ कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट से कम कीमत पर किसी भी वस्तु की बिक्री को जो है डंपिंग कहा जाता है विदेशी मार्केट में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, सीमांत लागत से कम कीमत पर किसी वस्तु की विदेशी बाजार में बिक्री। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, फटाफट आंसर बताएंगे आप लोग। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात किया जाए तो आंसर होगा सिद्धार्थ। कुछ लोग यहाँ पर गौतम बुद्ध को खोज रहे होंगे, तो वो भी गलत नहीं है, वो भी सही ही है, क्योंकि सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध का ही एक नाम है। तो देखिए गौतम बुद्ध को जो है शाक्य मुनि या तथागत भी कहा जाता है, और ये सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध को जो है बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। और गौतम बुद्ध का जन्म जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कपिलवस्तु नेपाल के पास लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा के दिन शाक गणराज्य के शासक शुद्धोधन और उनकी पत्नी माया के घर में हुआ था। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध के पिता और माता का नाम अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे, गौतम बुद्ध के पिता का नाम हो जाएगा शुद्धोधन और माता क्या हो जाएगी, माया।
आगे चलिए, अगला प्रश्न है यूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर अंडरलाइंड वर्ड्स। ये है आपका इंग्लिश का प्रश्न। कहा ना मैंने आपको सिलेबस के अनुसार हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे जैसा कि आप लोगों का सिलेबस में दिया गया है। तो ये जो है इस तरह का प्रश्न पूछा गया था वर्ष 2017 के एग्जाम में, कांस्टेबल वाला में। तो वहाँ पे आप जाकर के मिला सकते हैं, पूछा गया था इसी प्रकार से इंग्लिश का प्रश्न। यूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर अंडरलाइंड वर्ड्स। एंटोनिम का मतलब यहाँ पे क्या होता है, उल्टा शब्द। जैसे हिंदी में होता है ना विलोम शब्द, उल्टा शब्द, वही हो गया आपका एंटोनिम। तो देखिए सेंटेंस क्या है, सी लुक्स प्रेटी नो मैटर व्हाट सी वियर्स। तो यहाँ पे देखिए इसको अगर आप हिंदी कीजिएगा इस सेंटेंस को तो क्या होगा, सी माने वह लड़की के लिए है, लुक्स माने दिखती है, दिखना, ठीक है, वह दिखती है। प्रेटी को अभी हम लोग नहीं जानते हैं, अंडरलाइन वाला को हम नहीं जानते, इसका मतलब क्या होता है। सी लुक्स, वह दिखती है, कैसी दिखती है हमें नहीं पता है, लेकिन क्या है, नो मैटर व्हाट सी वियर्स। वियर मतलब होता है कपड़ा पहनना या फिर पहना हुआ, पहनना होता है। तो कहने का मतलब वह दिखती है, कोई मायने नहीं रखता है वो क्या पहनी है, मतलब कोई मायने नहीं रखता है कि वह क्या पहनी है, वह सुंदर दिखती है। कैसी दिखती है, सुंदर। तो प्रेटी मतलब हो जाता है सुंदर। तो यहाँ पे पूछा गया है एंटोनिम। एंटोनिम मतलब उल्टा शब्द, मतलब सुंदर का उल्टा शब्द यहाँ पे बताइए। तो इंग्लिश में अगर आप लोग जानते होंगे, अगली मतलब क्या होता है, अगली मतलब होता है बेढंगा, जो कि बदसूरत जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रेटी का उल्टा शब्द यानी कि एंटोनिम अगली। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। बाकी का ऑप्शन देखिए, अट्रैक्टिव मतलब आकर्षण करने वाला, लवली आप लोग जानवे करते हैं, प्यारा सा, लवली, लव। चार्मिंग मतलब जो है मोहक होता है, मतलब किसी को जो है मोहने, मतलब अपने इधर जो है नज़दीक लाना, चार्मिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगली आपका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय, सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है। चलिए मैं मुख्यालय बोल रहा था तो कोई दिक्कत नहीं है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य इनमें से क्या है। अगर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक करके देख लीजिए, वरना इसका आंसर हम बता रहे हैं। इसका आंसर जो है देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना जो है भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मेन काम है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना। तो देखिए यहाँ पे एक प्रश्न ये बन जाएगा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई थी। 1964 में की गई थी भारत सरकार के द्वारा, फरवरी महीने में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। चलिए आगे चले, ये आप लोग देखिए, देख लिए तो आंसर भी कर लिए। प्रश्न क्या है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्या है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है इसमें प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है। तो यहाँ पे आपने देख रहे होंगे ये जो है आपका चांदी जैसा क्या है, चांदी की तरह ये जो है आपका यूरेनियम है, और यही जो है यूरेनियम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में जो है प्रयुक्त ईंधन होता है, क्या नाम है, यूरेनियम। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है, यूरेनियम। यहीं पे आपको नहीं रुकना है, आपसे कभी कभी ये भी पूछ लेगा ऐसे करके घुमा करके कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र में प्रयुक्त ईंधन यूरेनियम जो होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो परमाणु क्रमांक जो है यूरेनियम का होता है 92 यानी कि 92, और द्रव्यमान संख्या कितना होता है 238। आगे चले, अगला प्रश्न देख लीजिए। ये भी आपके सामने मैप है और देख करके बताइएगा। प्रश्न पहले यहाँ पे पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वन के वितरण को दर्शाने वाला मानचित्र के लिए सही शब्द है। कहने का मतलब ये आपका मानचित्र है, जैसे इंडिया है ना, ये अपना हिंदुस्तान। तो यहाँ पे आप देखिए ये है आपका हरा हरा क्षेत्र जो दिख रहा है। ये कहने का मतलब इस क्षेत्र में जो है वन जो है ज़्यादा मात्रा में है। इस क्षेत्र में जहाँ जहाँ पे आपको हरा दिख रहा है, जैसे ये 7 सिस्टर्स में जाइएगा, असम का क्षेत्र जो है, असम मेघालय मिजोरम, इधर जाइएगा तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा जंगल है, मतलब वन है इधर। तो ये जो है आपको मैप में जो दर्शाया जाता है इस तरीके से, उसको क्या नाम दिया जाता है। तो इसको कहते हैं विषयगत नक्शा। क्या कहते हैं, विषयगत नक्शा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए विषयगत नक्शा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, थीमेटिक मैप। अपना होता है ना मैप, उसी में जो है मैप में देखिएगा तो ऐसे जो दिखाता है उसको थीमेटिक मैप कहते हैं। मतलब ये हरा हरा आपको दिखा देगा, इसका मतलब ये हुआ कि इधर जो है वन बहुत ज़्यादा है, जहाँ जहाँ पे हरा हरा है वहाँ पे वन है, जंगल है। तो इसको कहते हैं विषयगत नक्शा।
सी नंबर सही जवाब है। चलिए आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? क्या है प्रश्न? बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण इनमें से कौन सा है? लकड़ी, गोबर गैस, कोयला। ये सभी के सभी जो है सही है। उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जितने लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं मेरे बाबू। तो देखिए यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आया होगा कि ये बायोमास जो है ये क्या होता है? बायोमास जो है वह ऊर्जा स्रोत है जो जानवरों के कचरे और पौधों की सामग्री से प्राप्त होता है, उसे जो है बायोमास कहा जाता है। ठीक है, तो जानवरों के कचरे मतलब क्या? जानवर के कचरे जैसे कि गाय का गोबर, गाय तो जानवर हुआ, भले ही ये माता कहते हैं तो ये तो पहले जानवर है। इसका गोबर ये भी आपका बायोमास हो गया। और पौधों की सामग्री जैसे कि सब्जियों का कचरा, लकड़ी, ये सब जो है आपका क्या होगा? बायोमास होगा। तो प्रयुक्त यहाँ पे सभी जो है सही जवाब होगा। बायोमास ऊर्जा का स्रोत जो है ये सभी के सभी हैं। आगे चले। गुप्त युग के दौरान आर्यभट्ट का नाम आपने सुना है। गुप्त युग के दौरान जो है आर्यभट्ट एक महान क्या थे ये बताइए आप लोग। तो पूरे दुनिया जानती है कि आर्यभट्ट जो है शून्य दिया है, शून्य की खोज। तो देखिए आर्यभट्ट जो है क्या थे? गणितज्ञ थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, गणितज्ञ। तो यहाँ पे एक प्रश्न ये बन जाता है कि ये जो है आर्यभट्ट किस युग में जो है गणित के जो है महान व्यक्ति थे? गुप्त युग, गुप्त युग। ठीक है। और यहाँ पे एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि गुप्त युग यानी कि गुप्त राजवंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे। क्या थे? श्री गुप्त थे। और वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त जो है इसी राजवंश के थे, मतलब श्री गुप्त वंश के थे। और आपने नाम सुना होगा पंच सिद्धांतिका और बृहदंत संहिता, ये दोनों जो है पुस्तक का नाम है। और अक्सर पूछ लेता है कि पंच सिद्धांतिका ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ध्यान रखिए वराहमिहिर द्वारा। वराहमिहिर जो कि श्री गुप्त राजाओं में से एक राजा थे। चलिए, और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आप लोग को बता दें कि फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग कंटेंट देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मेहनत करके जो है हम आपके लिए एक्स्ट्रा चीज़ें के साथ हम आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसमें आपको कोई संदेह नहीं होगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पहली बार आए हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिए, ताकि बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जितने भी अपडेट आए उसका जानकारी सबसे पहले हम आप तक पहुँचा पाए। तो आप बेल आइकन को क्लिक करके जरूर रख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। यह है आपका हिंदी का प्रश्न। हिंदी में कितने कारक होते हैं? फटाफट बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। हिंदी में कितने कारक होते हैं? आंसर जो होगा 8। कुल मिलाकर हिंदी में 8 कारक होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर जितने लोग कर लिए हैं बिल्कुल सही किए हैं। तो देखिए 8 कारक के नाम और विभक्ति के बारे में आपको जानना है। 8 कारक कौन कौन है? ये है कर्ता। कर्ता कारक का जो है विभक्ति क्या है? ने। मतलब इसको पहचानने का, जैसे पूछ लेगा ना, एक सेंटेंस रहेगा राम ने सीता से शादी की, इसमें जो है कौन सा विभक्ति है? तो क्या है? किसने शादी की? राम ने। तो ने लगा है, तो ये कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक। तो यही है विभक्ति। मतलब जो है ये कारक को पहचानने का एक तरीका है। तो कर्ता का जो है ये आपका विभक्ति हो गया ने, कर्म का हो गया को, करण का हो गया से, द्वारा, संप्रदान कारक का हो गया को, के, लिए, हेतु, आपादान कारक के हो गया से, मतलब अलग होने के अर्थ में। जैसे कि पत्ते पेड़ से गिरते हैं, ऐसे सेंटेंस रहेगा पत्ते पेड़ से गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक है? तो क्या बताइएगा? आपादान कारक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने आपको तरीका बता दिया है, से वहाँ पे है। तो वहाँ पे देखिएगा कि से का क्या मतलब निकल रहा है? अलग होने का अर्थ। जैसे कि पत्ता पेड़ से अलग होकर के गिर जाएगा, तो ये हो गया आपका अपादान कारक। संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण कारक में, पर। संबोधन कारक हे, अरे, ए, ओ, हाय। ये सब जो है आपको ध्यान रखना है। वैसे अगर आप लोग बोले तो हम हिंदी व्याकरण का स्पेशल एक सेपरेट वीडियो डालूं, अगर आप लोग कहें तो, फुल कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए आगे चले। एक तत्व की परमाणु संख्या 16 एवं द्रव्यमान संख्या 32 है, तो उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपका।
तो यहाँ पे इसको सोल्व करके बताइए। वैसे हम आपको बता दें, यहाँ पे प्रश्न क्या है, एक तत्व की परमाणु संख्या जो है कितना है, 16 है, और द्रव्यमान संख्या कितना है, 32 है। तो इसका जो है उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है, परमाणु संख्या को जो है प्रोटॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परमाणु संख्या को प्रोटॉन कहा जाता है। और यहाँ पे जो है द्रव्यमान दिया गया है, द्रव्यमान संख्या 32 है। द्रव्यमान बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है परमाणु संख्या, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ध्यान रखिए, द्रव्यमान संख्या को क्या कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की कुल संख्या, जिसमें कि प्रोटॉन किसको कहते हैं, परमाणु संख्या को कहते हैं, जो कि परमाणु संख्या आपका दिया गया है, कितना दिया गया है, 16 दिया गया है। तो देखिए आपका द्रव्यमान हो गया आपका कुल मिलाकर 32। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है द्रव्यमान संख्या 32, हमें निकालना क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो 32 बराबर क्या होना चाहिए, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो यहाँ पे परमाणु संख्या जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन, तो ये कितना दिया गया है, 16। तो दोनों मिल करके जब द्रव्यमान संख्या होता है तो यहाँ पे परमाणु संख्या दिया गया है यानी कि प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन कितना रहा होगा, 16 को 32 से घटा दीजिए, मतलब 32 में से 16 अगर आप घटाएंगे तो क्या निकलेगा, 16, जो कि आपका क्या है, न्यूट्रॉन है। तो ऑप्शन डी को आंसर कीजिए और आगे चलिए। अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, डायरेक्शन फिल इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस। ये इंग्लिश का प्रश्न है। इस खाली जगह में आपको क्या भरना है, यानी कि कौन सा प्रीपोजिशन सूटेबल होगा, यानी कि प्रॉपर होगा, वो आपको बताना है। सेंटेंस क्या है, द न्यूज पेपर इज ब्लैंक द कॉफ़ी टेबल। मतलब क्या, न्यूज पेपर यानी कि अखबार, अखबार जो है कौन सा टेबल पर है, कॉफ़ी जहाँ पर है ना, कॉफ़ी वाला टेबल पर है। पर देखते ही आप कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, ऑन, क्योंकि टेबल के ऊपर, तो ऑन लगेगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी को आंसर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे चले, अगला प्रश्न देखिए, लिखवाना क्या है, लिखवाना शब्द किस क्रिया का है। देखिए एक होता है लिखता, लिखना, पढ़ना, कमाना, दौड़ना, नाचना। तो यहाँ पे है लिखना नहीं है, लिखवाना। ये शब्द किस क्रिया का है, फटाफट बताइए। तो देखिए एक होता है खुद से करना और एक होता है दूसरे से करवाना। जैसे कि मैं आपको कहूँ, जैसे कि एक झगड़ा कोई करता है तो एक खुद झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, और एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरों को झगड़ा करवाता है दूसरे से। जैसे आपने सुना होगा कि उसको जो है उसको पिटवा दिया, मोहन ने सोहन को पिटवाया। मतलब मोहन ने खुद नहीं पीटा है सोहन को, बल्कि सोहन को मोहन ने किसी और व्यक्ति के द्वारा जो है पिटवा दिया। उसको जो है कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। तो देखिए प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब इसका परिभाषा देखिए, जहां कर्ता खुद कार्य ना करके किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा करवाता हो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि लिखवाना, क्या पता लग रहा है हमने नहीं लिखा है बल्कि किसी और से लिखवाया है। जैसे कि कोई एग्जाम देने के लिए जाता है कोई कैंडिडेट, वो बहुत पढ़ने में माहिर है, लेकिन वो जो है जैसे कि बीपीएससी यूपीएससी ले लीजिए, वहाँ पे जो है लिखावट रूप में भी वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है कोई व्यक्ति का जैसे कि मान लीजिए हाथ नहीं है, तो वो अपना तो लिखेगा नहीं, किसी और से लिखवाएगा, ठीक है, कोई और व्यक्ति को देगा ना। ऐसा तो प्रावधान है कि आप किसी और व्यक्ति को रख सकते हैं, तो वो क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लड़ना हो गया आपका, लड़ना का लड़वाना, बोलना का बोलवाना, पढ़ना पढ़वाना। तो यही आपका जो है प्रेरणार्थक क्रिया है। आगे चले, इनमें से कौन सा राज्य भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। रबर का उत्पादक जो है भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है, उसका नाम बताइए। आंसर जो यहाँ पे है केरल है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। तो देखिए केरल भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। और केरल राज्य का गठन कब हुआ था, अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो आंसर आप लोग क्या करेंगे, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। और केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम के साथ जो है 1 नवंबर 1956 को राज्य का गठन किया गया था। और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश अपना प्यारा सा देश हिंदुस्तान यानी कि इंडिया
भारत है। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रश्न क्या बन गया, भारत जो है दुनिया में रबर उत्पादन के मामले में कौन से नंबर पर आते हैं, चौथे नंबर पर। और इंडिया में राज्य कौन सा नंबर पर जो है रबर के मामले में आते हैं उत्पादन में, केरल। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश कौन है, दुनिया की बात हो रही है, थाईलैंड होगा। और चौथे स्थान पर अपना इंडिया। चलिए आगे चलें। उस भौतिक विज्ञानी का नाम बताइए जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है और उसी के कारण जो है 1932 में नोबेल पुरस्कार मिला था। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो यहाँ पे दो प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है तो आप लोग बेसिकली बहुत अच्छे से इस प्रश्न का आंसर कर पाए होंगे। तो देखिए, न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया है और इसी के कारण जो है जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज के लिए वर्ष 1932 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बाकी के वैज्ञानिकों को देखें, जे.एस. फ्लेमिंग। जे.एस. फ्लेमिंग कौन है, ये निर्वात नलियों का आविष्कार किया है और दक्षिण हस्त नियम दिया है। एनरिको फर्मी कौन थे, ये जो है 1938 में रेडियो धर्मिता और परमाणु अभिक्रियाओं में अपने शोध के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है। मैक्स प्लैंक कौन है, यह आधुनिक भौतिकी का क्वांटम सिद्धांत दिया है। तो यहाँ पे जेम्स चैडविक जो है राइट आंसर है। चलिए आगे चले, किसने इस दृष्टिकोण को बरकरार रखा कि धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है, ये किसके दृष्टि से जो है ये बरकरार रखा गया है। तो यहाँ पे धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नहीं हो रही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, क्योंकि महात्मा गांधी कहा करते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, सब है देश का भाई भाई। तो यहाँ पे आंसर होगा वही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। तो देखिए, गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि धर्म जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है देश का भाई भाई, ऐसा कहा करते थे गांधी जी। इसका मतलब ये नहीं महात्मा गांधी का हिंदू धर्म या फिर इस्लाम की तरह कोई विशेष धर्म से कोई ताल्लुक नहीं था यहाँ पर। ठीक है, ये सेंस यही नहीं बनता है कि हिंदू मुस्लिम ये सब की बात हो रही है। ये नैतिक मूल्य थे जो सभी धर्मों को सूचित करते हैं, ये इनका जो है संबंध था इनसे। ठीक है, चलिए आगे चले। निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता है। लोकतंत्र की विशेषता के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, जनता द्वारा चुने गए शासक सभी बड़े फैसले लेते हैं। सही है, लोकतंत्र के लिए एक लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होता है, जहाँ वर्तमान में सत्ता में रहने वालों के हारने की उचित संभावना होती है। तो ये लोकतंत्र में होता है। इस विकल्प का प्रयोग संविधान और नागरिकों के अधिकारों के बुनियादी नियमों द्वारा सीमित सरकार की ओर जाता है। तो ये भी सही है। कहने का मतलब उपरोक्त सभी यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, किलोवाट घंटा KWH ये निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, यानी कि यूनिट है। बताइए, किलोवाट घंटा जो है किसकी यूनिट है। आंसर होगा यहाँ पर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का यूनिट है। बाकी का ऑप्शन देख लीजिए। बल क्या है, बल की इकाई क्या होता है, न्यूटन। संवेग की इकाई क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि kgm पर सेकेंड। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, वाट। तो ये बाकी सब ऑप्शन के आंसर होंगे। आगे चले, भारत में परिवहन का कौन सा साधन प्रमुख है। परिवहन मतलब क्या, यात्रा करना इधर से उधर। तो परिवहन का मुख्य साधन जो है इंडिया में सड़कें हैं, ऑप्शन नंबर सी, सड़कें। ठीक है, आगे चलें। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। समुद्र का पर्यायवाची, इंग्लिश में जैसे हम आपसे पूछते हैं ना सिनोनिम, उसी प्रकार बताइए ये समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा। समुद्र का पर्यायवाची होगा इनमें से पयोधी। क्या है, पयोधी। देखिए, समुद्र का पर्यायवाची शब्द जो है पयोधी होगा, लेकिन इनके और कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे, जैसे कि सागर, कहते हैं ना समुद्र को सागर में गागर, तो यही है सागर। वारिस, अवधि, रत्नाकर, पारावार, ये सभी जो है समुद्र के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा देश UNSC का अस्थायी सदस्य नहीं है। यहाँ पे देखिए,
यूएनएससी का मतलब क्या होता है? यू से हो गया आपका यूनाइटेड, एन से नेशनल, एस से सिक्योरिटी, सी से काउंसिल, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सदस्य इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए यूएनएससी का परमानेंट मेंबर जो है 5 है, तो वो मैं आपको बताता हूं। इसमें से फिलहाल आंसर होगा ए नंबर, भारत। तो देखिए यूएनएससी का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को की गई है। और इसके 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है? तो ध्यान रखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, यूके, यूके मतलब क्या? लंदन वाला वही, इंग्लैंड और फ्रांस, ये पांचों जो है अस्थायी सदस्य हैं। अभी फिलहाल इंडिया जो है यूएनएससी का अस्थायी सदस्य नहीं है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि हो जाए। चलिए 25 क्वेश्चन हमने आपको कराया। एक प्रश्न आपके लिए है जो कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है, ये आपको बताना है बिना ऑप्शन के। आप बताइए वर्तमान में बिहार के राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन है। और यहाँ पे एक जरूरी सूचना देना चाहूँगा कि आप लोग, जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार से हमने आपको कंटेंट दिया है, यहाँ पे क्वेश्चंस को व्याख्या करके बताया है, तो यहाँ पर जो है आप उसी प्रकार टेस्ट लगा सकते हैं। पूरे 100 नंबर का क्वेश्चन जो है आप लोग कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। कहाँ पर जाना है? आपको गूगल में सर्च कीजिए इस वेबसाइट को, www.dailystudy.co.in। एक बार फिर बता रहा हूँ, डेली स्टडी में आपको .com नहीं लगाना है, .co, एम नहीं देना है, .co.in, इन मतलब इंडिया। इसमें इन इसलिए लगवाया गया है कि ताकि पता लगे कि ये इंडियन वेबसाइट है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये इंडिया के लिए ये जो है स्टडी मटेरियल तैयार देने वाली ये वेबसाइट है। क्या है? dailystudy.co.in। तो इस वेबसाइट पर आप लोग जाइए और यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए फुल प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री में लगाइए, फुल एक्सप्लेन के साथ, और पीडीएफ भी आप लोग यहीं से तुरंत डाउनलोड कर लीजिए टेस्ट देने के बाद। और यहाँ पे जो है आप चैप्टर वाइज का को जो है क्वेश्चंस तैयार करके दिया गया है, वहाँ पर आप जाइए, चैप्टर वाइज भी आप लोग जरूर वहाँ पे जो है देख लीजिए। चैप्टर वाइज के बाद जो है आपका उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस कोई पूछा जाएगा तो वो आपका सारा कवर हो जाएगा। तो चैप्टर वाइज भी यहाँ पे आपको करवा दिए हैं। तो जरूर जाइए इस वेबसाइट पर www.dailystudy.co.in। और अंत में आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करें अपने दोस्त, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहां शेयर करना है, लेकिन दबा करके शेयर कीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगते हैं मेरे भाई, तो वीडियो को शेयर जरूर करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोग रोज 7:30 बजे अवश्य आ जाइएगा।